हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात होगी संविधान के अगले सेगमेंट की। अब तक आपने पढ़ा कि संविधान सभा में जो लोग हैं उनका निर्वाचन और मनोनयन हो गया है। आज के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे बैठक और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी को देखेंगे। भारतीय संविधान का जब चुनाव हुआ तो उसमें कुल जो महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या कह सकते हैं कि 15 थी। ये बंटवारे के बाद, लेकिन हाँ यहां लिखेंगे बंटवारे के बाद यह 12 रह गए, 12 थी। ठीक है, यानी 3 लोग कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ चली। यहां पर बात करें हम लोग जनजाति की, जनजातियों की बात करें, अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो इनकी संख्या कुल थी 33। और वहीं बात करें अनुसूचित जाति इनकी संख्या थी 26। यानी इनकी बात करें तो एसटी और इनकी बात करें तो एससी, यानी शेड्यूल ट्राइब और ये शेड्यूल कास्ट। तो ये जो संख्याएं थी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग, अगर इसको एक किनारे कर दिया जाए, ठीक है, इसको अगर एक किनारे कर दिया जाए और वहीं अगर बात करें सामान्य वर्ग की, कुल अगर सामान्य वर्ग इनको भी इसी में इंक्लूड कर दे। पहले क्या था, ओबीसी ऐसे इस प्रकार से नहीं था, वो एक ही था, है ना। जैसे सामान्य वर्ग की बात करें तो इनकी जो संख्या थी कुल 213। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, 213 सीट। और मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम लीग की बात नहीं हो रही, पूरी मुस्लिम की बात हो रही है। मुस्लिमों की संख्या थी 79। और वहीं अगर बात करें हम लोग सिख धर्म की बात करें, सिख की, तो वहां पे इनकी संख्या थी 4। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज के सेगमेंट में आएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा दें। अब हम लोग देखेंगे बैठकों की बात। देखेंगे जो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई ये बैठक? ये बैठक हुई दिल्ली में। स्थान कहां था? स्थान दिल्ली में ही संविधान सभा की बैठक हुई। काउंसिल चैम्बर, पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुआ। ठीक, इसका स्थान। और वहां पर उस समय जो कह सकते हैं कि अध्यक्षता होने की बात है। जैसे कोई भी सभा हो रही, कोई भी कह सकते हैं बैठक हो रही है, तो उसमें एक कह सकते हैं हेड होता है, जिसे हम लोग स्पीकर कह सकते हैं। यानी लोगों को बैठाना, उनकी बातों को सुनना, उन्हें खड़ा करना, इस प्रकार का काम करना बेसिकली स्पीकर का काम होता है, अध्यक्ष का काम होता है। तो उस समय तो पहली बैठक थी। अब ये कैसे डिसाइड हो कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए? तो उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, चेयरपर्सन बनाए जाते हैं। वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, किसके? देखिए, जेबी कृपलानी जी ने कहा कि सबसे वरिष्ठ यही है संविधान सभा में, तो इन्हें ही बनाया जाए। आज के लिए कह सकते हैं कि जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद जी को बना दिया जाए, ताकि कार्रवाई शुरुआत में कैसे होगी, रूपरेखा तैयार हो जाए। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं दूसरी की अगर बात करें, दूसरी बैठक आप देखेंगे
11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946, 11 दिसंबर 1946 को यहीं पे बैठक होती है और उस समय कह सकते हैं अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पर इसको अभी होल्ड करके रखते हैं, लिख लेते हैं अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष, अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। आपके पेपर में एक चीज और पूछता है कि जो प्रथम बैठक था, प्रथम बैठक में कुल कितने लोग आए? कुल कितने लोग सम्मिलित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 211। किसी किसी किताब में 208 मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी 211 मानती है। यानी 211 लोगों ने संविधान सभा की पहली बैठक में क्या किए? भाग लिए। ठीक है, अब 211 लोगों ने संविधान सभा बैठक में भाग लिए और बाकी आप देखेंगे कि 296 सदस्यों का चुनाव होता है और 93 सदस्यों का कह सकते हैं मनोनयन होता है। लेकिन ये लोग कहाँ गए? सिर्फ 211 ही लोग आए। ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने एक अलग ही देश, मुस्लिम लीग ने एक अलग ही देश की मांग कर दी। इसी वजह से कह सकते हैं कुछ लोग आए ही नहीं, इसलिए कह सकते हैं वो लोग कंफ्यूज थे कि हम भारत की तरफ जाएं या पाकिस्तान की तरफ जाएं। वो कंफ्यूज थे। मुस्लिम लीग तो आया ही नहीं होगा और बाकी जो लोग थे, वो जो देसी रियासत वाले थे, वो भी कंफ्यूज थे कि किस तरफ जाएं या स्वतंत्र रहें। इस वजह से वो आए। ठीक है, तो 211 क्यों आए? क्योंकि यही कारण था, वो कंफ्यूज थे कि किस तरफ जाएं, भारत की तरफ या पाकिस्तान की तरफ, है ना। तो इतने लोग सम्मिलित हुए प्रथम बैठक में। ठीक, अब आगे देखेंगे दूसरी, हम लोग पढ़े हैं दूसरी संविधान सभा की बैठक। तो ये बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। माफ करें, उसके बाद परमानेंट कह सकते हैं अध्यक्ष को चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, और इसमें कह सकते हैं कि जो सचिव बनाए जाते हैं, इसके कह सकते हैं सचिव भी बनाए जाते हैं। सचिव कौन है? इसके सचिव कौन है? काउंट करके बताएं आप लोग। बताइए। इसके सचिव बनाए जाते हैं एच.बी. अयंगर। इन्हें बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, यहीं पर ये अध्यक्ष तो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहीं पर उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन कौन उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं? आप इसको भी कमेंट में करके बताएंगे। 2 उपाध्यक्ष बताएं। हो गया? चलिए देखिए, एक जो है वो है एच.सी. मुखर्जी। और एक है टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी, और सचिव बनाए जाते हैं एच.बी. अयंगर। ठीक, क्लियर है? अब आगे देखेंगे, और एक चीज और आपसे पूछता है, संविधान के सलाहकार, संविधान के कह सकते हैं संविधान की संवैधानिक सलाहकार, ऐसे संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर। तो सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, यानी वेनिगल नरसिम्हा राव। ऐसे वेनिगल नरसिम्हा राव, इन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। याद रखें,
ये किसी भी सदस्य के कह सकते हैं ये है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्हें चुना नहीं गया था, इन्हें नहीं नियुक्त किया गया था। ये कानून के जानकार थे और कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग थे, सारे के सारे लोग कह सकते हैं, और इन्हें कह सकते हैं कानून की समझ थी, तो इन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम करने की अनुमति दे दी गई। और संविधान की संवैधानिक सलाहकार क्या हो गए? बी एन राव। यही कह सकते हैं हमारे जो वो कह सकते हैं मसौदा है, ठीक है, जो प्रारूप है, इसको कह सकते हैं कौन बनाता है, यानी इसी को लिख लेंगे बी एन राव ही संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं, ठीक है। यानी ये संविधान का प्रारूप, अगर पूछ रहे संविधान सभा में जो संविधान का प्रारूप था वो किसने तैयार किया, तो वी एन राव ने, यानी बेनीगन नरसिम्हा राव ने। लेकिन ये कहे कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वी एन राव थे। इन्होंने प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार करने का मतलब ये है कि इतने इतने अनुच्छेद हों, इतनी अनुसूचियां हों, इतने भाग हों, ये सारी चीजें इसे कह सकते हैं प्रारूप। और उसी प्रारूप की जांच करने के लिए कि क्या सही बात है, इतने अनुच्छेद होना चाहिए या इतने अनुसूचियां होना चाहिए या इतना भाग होना चाहिए कि या इससे अधिक की आवश्यकता है, इन सब चीजों की जांच करने के लिए बी एन राव की कह सकते हैं अध्यक्षता में एक समिति की निर्माण की जाती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रारूप समिति। ये 7 सदस्यीय समिति होती है, उससे भी आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें बी एन राव जो है, माफ करें, भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो हैं वो अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। अब हम लोग आते हैं आगे। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे 13 दिसंबर 1946, ये कह सकते हैं तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक। इस बैठक की भी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो परमानेंट बन गए हैं, कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस बैठक में क्या कह सकते हैं कि नेहरू जी, पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। यह उद्देशिका या कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे, इसमें कुल 8 अनुच्छेद ठीक है, मतलब 8 लाइन कह सकते हैं इस प्रकार से। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि इस संविधान का मोटा मोटी चीज, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं ना प्रस्तावना प्रियम्बल जिसे कहते हैं, प्रियम्बल या उद्देशिका कह सकते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं वो कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव का ही कह सकते हैं हिस्सा है, यानी उसे काट छाट के उद्देश्य प्रस्ताव का हुई हम लोग प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के रूप में अपनाया हुआ है। ये जो पेश करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, तो उसे लोगों को समझ में नहीं आता, जो संविधान सभा के सदस्य उन्हें समझ में नहीं आता है, और उसे समझने के लिए वो लोग कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक उसका कह सकते हैं कि वाचन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, यानी लोगों को ये ऑब्जेक्शन ना हो कि नेहरू साहब ने अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड कर दी, ऐसा नहीं है। उस समय उन्होंने नेहरू साहब ने उसको पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव को कि देखिए ये चीजें ऐसे ऐसे हमारे संविधान होगा, इस प्रकार की चीजें, ये जो शब्दावली है ये होनी चाहिए सब चीजों में, तो लोगों को ऐतराज ना हो। नेहरू साहब ने इसीलिए उन्हें पढ़ने का अवसर दिया, सभी लोगों ने बारी बारी करके उसको पढ़ा और सबको ठीक लगा, और ये जाके फिर
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और उसके बाद कह सकते हैं यही आगे जाके यही उद्देश्य प्रस्तावना यानी प्रेम्बल का रूप लेती है, यानी आगे यही प्रियम्बल का रूप ले लेती है, उद्देशिका का रूप ले लेती है। नेहरू का ही कह सकते हैं जो प्रस्तावना था वो आगे जाके क्या बन जाता है, नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो आगे जाके क्या बन जाता है, उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है, क्लियर है? इनको भर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। पूछता है कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 8 अनुच्छेद। ये 8 अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, ये 8 लाइनों में कह सकते हैं विभक्त है, इस प्रकार से कुछ समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो संविधान सभा है, भारतीय संविधान का प्रारूप देखेंगे। भारतीय संविधान का प्रारूप है ना, प्रारूप कहिए, मसौदा कहिए या ड्राफ्ट कहिए। ठीक, ड्राफ्ट देखेंगे। ये जो प्रारूप है यानी जो भारतीय संविधान है, अभी बीच में बनेगा भी संविधान, जो चीजें हैं संविधान में कितने अनुच्छेद हैं क्या है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। और इसके कुछ हिस्से भी छूट भी रहे हैं, यानी जैसे अंतरिम सरकार की बात हो रही है, वो सारी चीजें भी एक एपिसोड में, एक वीडियो में उसको कवर किया जा सकता है। तो प्रस्ताव जो प्रारूप था संविधान का, वो उसमें क्या क्या चीजें कही गई, उसमें ये बताया गया कि कुल जो है 243 अनुच्छेद होंगे। इसमें ये बताया गया कि ये प्रारूप जो है, प्रारूप किसने बनाया, BN राव ने, यानी बेनिगम नरसिम्हा राव ने। इसमें ये बताया गया कि कुल 243 अनुच्छेद हों और 13 अनुसूचियां हों। ये सारी चीजें इसमें बताई गई। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। अब आप कहेंगे 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां, ये क्या है? वर्तमान में तो 12 है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो 8 था। तो ये 13 अनुसूचियां कैसे? इसी की जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन किया गया। आखिर ये प्रारूप समिति का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने, इसमें कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था, जानेंगे कल के सेगमेंट में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।